आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा यूनिट 10 में हमारा टॉपिक चल रहा है, आपको पता है एक साहित्य की डायरी, उसी का हम पार्ट 4 लेके आ रहे हैं। और जो ये यूनिट 10 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज पार्ट 4 में हम डबरे पे सूरज का बिंब तथा हाशी पर कुछ नोट्स इन दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और जो हमारा एक साहित्यिक डायरी है मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध है उन्होंने लिखी है। तो चलिए, ये नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी केवीएस सब के लिए महत्वपूर्ण है। ये लेख जो डायरी है किस तरह से एक साहित्यिक डायरी बन गई है। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो इन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने फ्रेंड्स को, सहपाठियों को शेयर नहीं करा तो शेयर करेंगे, और जिस ग्रुप में हैं आप उस ग्रुप में डाल देंगे, जिससे वो हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। और हमारे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आ चुके हैं आपकी पीडीएफ की तरफ, जो हमें पढ़ाना है पाठ डबरे पर सूरज का बिंब। तो चलिए देखते हैं पाठ की तरफ। यस, तो यहाँ पर डबरे पर सूरज का बिंब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, इससे पहले जो पार्ट आए हुए हैं तो आप हमारे उन पार्ट 1, 1, 2, 3 जितने भी पार्ट आए हैं आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ की सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। हमारी कहानी की हो चुकी है पूरी, और उपन्यास की चल रही है, कविता की चल रही है, हिंदी साहित्य के इतिहास की चल रही है। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपकी चल रही है। आगे भी ऐसे ही निबंध वगैरह की जो प्लेलिस्ट है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। जब उससे मैं सड़क पर मिला, मुझे लगा कि वह ठीक बात करने के मूड में नहीं है। राह में मुझे देखकर वह खुश नहीं हुआ। इस रास्ते में देखकर वह खुश नहीं हुआ। उसकी शर्ट की पीठ पसीने से तर बतर थी, बाल अस्त व्यस्त और चेहरा ऐसा मलिन और क्लांत था मानो 100 जूते खाकर सवारी आ रही हो। तत्काल निर्णय किया, वह सरकारी दफ्तर से लौट रहा है कि वह पैदल आ रहा है, कि वह वहाँ अहलकार की किसी ऊंची या नीची साहित्यिक या राजनीतिक श्रेणी का ही एक हिस्सा है। वह मुझे फर्स्ट क्लास सूट बूट में देख सिर्फ आगे बढ़ जाना चाहता था, क्योंकि वह बगल में खड़ा होकर कंट्रास्ट खड़ा नहीं करना चाहता था। कह रहा है जो इससे वो मिला है, यहाँ पर जो गजानन माधव मुक्तिबोध है एक फर्स्ट क्लास के आदमी लग रहा है, सूट बूट पहने हुए, और वे जिससे मिल रहे हैं वो उस स्थिति में नहीं है। वो थर्ड ग्रेड स्टडी का जैसा स्टैंडर्ड का लग रहा है। उसके फटे जूते हैं, सूट बूट नहीं है, मतलब चेहरे पर मलिन भाव है, क्लांतता है, ऐसा लग रहा है मतलब किसी ने बहुत मारा हो, इस तरह से आ रहा है, पसीने में तरबतर है। और उसकी शर्ट की पीठ शर्ट जो है पसीने में भीग रही है। वो मुझे देखकर खुश भी नहीं हुआ, और शायद वो मुझे इग्नोर करके निकलना चाहता है। कौन है ये? देखते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो लिख रहे हैं, वो आगे बताएंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, चलिए पढ़ते हैं जिससे आपको पता चल जाए। पुराने ज़माने में भूखे व्यक्ति को अन्न देने में जितना पुण्य लगता था, आधुनिक काल में शायद उससे भी अधिक पुण्य श्रम से मलिन और थके हुए व्यक्ति को एक कप गरम गरम चाय प्रदान करते हुए 2 मीठी बातें करने लग जाना चाहिए। मेरे इस तर्क का आधार यह है कि आजकल सच्चा श्रम, जिसमें चेहरा सूख जाता है, पसीना आता है, कपड़ों की इस्त्री बिगड़ जाती है, आयरन जो की हुई थी, प्रेस की हो जाती है, वो बिगड़ जाती है, ओछुए बाल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उंगलियों की स्याही लग जाती है, मीज पेन लिखते लिखते उसमें स्याही में लग जाती है, इंक लग जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, अपने से बड़े पदाधिकारियों के मारे दिल धक धक करता है। जो हमसे बड़े अधिकारी होते हैं उनके नीचे हम काम कर रहे होते हैं, हमारा दिल धक धक करता है कि हमें से कोई गलती हुई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मतलब यह है कि कम से कम मानवोचित सुविधाओं में अधिक से अधिक श्रम की मनुष्य मूर्ति दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए, अपने भाइयों कि उनकी आंखों में भी हजार सहानुभूतियों के बावजूद सूक्ष्म स्थूल अनादर की पात्र असम्मान की पात्र है। ट्रेजिडी तो यही है कि ऐसे मनुष्य मूर्ति अपने स्वयं की आंखों में भी अनादर और सम्मान की ही पात्र होती है। इस विश्व व्यापारी और अंतर्यामी अनादर और सम्मान की धूल के कारण
कर हृदय में बासी कड़ुआ जहरे लिए हुए थके हुए क्लांत और श्रमिक व्यक्ति जब अपने दफ्तर से बाहर 2 मील दूर अपने घर की तरफ लुढ़कते ढुलकते हैं तो उनके मन और हमारे मन में श्रम का कितना महान अत्याधुनिक मूल्य अवतरित होता है। वह वर्णनातीत होता है कि एक मिडिल क्लास आदमी जो होता है थका मांदा अपने ऑफिस से काम करता हुआ घर निकलता है तो पहुंचने के लिए शिथिल अवस्था में बिल्कुल मानो ऐसा लगता है बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता और आराम करना चाहता। ऐसे में अगर उसे 2 कप चाय मिल जाए तो बहुत उसके लिए अच्छा प्रतीत होता है, उसे लगता है कि थकान दूर हो गई। इस तरह से यहाँ पर कवि जो लेखक जो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध वो बता रहे हैं। चलिए आगे देखते क्या लिखते। इस तरह पर भी 3 रास्तों का एक रास्ता जहाँ पर बनता है, 3 रास्ते एक जगह से जा रहे हैं उसे तिराहा बोलते हैं। पर खड़े होकर मुझे उस व्यक्ति की ज़रूरत महसूस हुई। वह मेरा परिचित था। आखिर जब मैं इस कोने में अकेला खड़ा हूँ तो मुझसे बातचीत तो कर सकता था। मुझे लगता कि जब मैं अपनी बकवास पूरी नहीं कर लूँगा चैन न मिलेगी। मैं 5 चबा रहा था, सुरखरू था। ऐसे मौके पर मनुष्य स्वभावतः बुद्धिमान हो जाता, उसमें आत्मविश्वास की तेजस्विनी रहती। वह क्षण स्थायी ही क्यों न हो, वह आशावादी होता है, वह नसीहत दे सकता है, वह दूरदृष्टा होता है, दूर तक की देखने वाला। दूरदृष्टा मतलब दूर तक की देखने वाला। चाहे तो पैगंबर हो सकता है, चाहे वह रोमांटिक प्रेमी बन सकता है। वाह वाह, सुरखरूपन तो क्या कहना, बिना श्रम के जो प्राप्त होती है, उपलब्धि होती है, वही तू है। पल भर में संबंधों की गटर गंगा में डूब गया मैं। रियली वास्तव में सच में फर्स्ट क्लास कपड़े पहने था, बेहतरीन सूट। मैं गया था शहर के ऊंचे दर्जे के कुछ लोगों से मिल। वहाँ या तो महंगी किस्म की खादी के कपड़े चलते थे या ये कपड़े। आजकल मैं आधा बेकार हूँ, अपने घर में शरणार्थी हूँ, लिहाजा कुछ बड़े आदमियों के यहाँ जाकर एक असिस्टेंट डायरेक्ट के पद में वह एक जगह अभी खाली नहीं हुई थी, लेकिन सुना था कि होने वाली है, के लिए कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर मुझे नौकरी मिल जाए। और ज्यों ही आप ऐसे कपड़े पहन लेते तो अपने धुले पुछेपन के स्वास्थ्य की संवेदना मानते हुए थोड़ी देर के लिए क्यों ना सही अपने का बादशाह में अनुभव करते कि आप बादशाह हैं। गौरव की गरिमा का यह संवेदना। तेरा नाम सत्य है, तेरा नाम शिव है, तेरा नाम है सौंदर्य। लेकिन शहर के उस फैशनेबल मोहल्ले के अपने आदमियों से लौटकर मुझे आकस्मिक यह भावना हुई कि मैं अकेला हूँ। अपनी असली श्रेणी के साथी के साथ बैठकर ही मैं अपने आनंद की वितरण और भोग कर सकूंगा। जो मेरे साथ का अपनी श्रेणी का साथी उसी के साथ कर सकता हूँ। ऐसे जहाँ फर्स्ट क्लास कपड़े पहनकर उन लोगों के साथ मैं अपने मन की बात नहीं कह सकता, अपने दुख को नहीं सुना सकता। और इसी अंत्य प्रवृत्ति के अंदरूनी धक्के के फलस्वरूप मैं ऑफिस से लौटते हुए उस व्यक्ति को आमंत्रण दे रहा था जो वो दिख रहा था। लेकिन जो ही मैं उसके साथ चाय पीने लगा तो हम दोनों के बीच एक जहरीली चुप्पी की रेख दूर की मापदंड बनने की कोशिश करने लगी। मैंने उदारता की पराकाष्ठा करते हुए उसके लिए एक कप चाय और मंगवा दी। मैं अपने शरीर पर पड़े हुए कपड़ों को लगातार सचेत था, ये वस्त्र ही हैं कि मुझसे उससे दूर ठेले जा रहे हैं। फिर मुझे इससे डर लग रहा था कि वो मेरे वस्त्रों के कारण ही मुझसे कुछ नहीं बोल पा रहा है, कि उसे लग रहा है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। इस संकोच को दूर हटाने के लिए मैंने कोट उतार कर रख दिया कि उसे ज़्यादा लगे, इसलिए मैंने अपना कोट उठा कर रख दिया। गर्मी के बहाने शर्ट के बटन इस प्रकार खोलने के अंदर उल्टी पहनी हुई जीर्ण शीर्ण फटी बनियान लोगों को दिखाई दे सके, कि मेरी जो अंदर फटी हुई बनियान थी वो किसी को दिखाई दे सके। मैं चाहता था कि वह मेरे अंदरूनी नक्शे को देखे, लेकिन शायद वह अपनी धुंधलके में उड़ते हुए थके हारे पक्षी की भांति नीड़ में समाना चाहता था, अपने घोंसले में समाना चाहता था। शायद वह अपने घर जाना चाहता था, घर लौटना चाहता था। मैं अपने को उससे 1 गज ऊंचा अनुभव न करूं और सच्ची मेहनत का शाप न झेल सकने के कारण उससे 1 गज नीचा भी ना अनुभव करूं। इसलिए उसका जो खुश करके उसके साथ हंस बोल लेने के लिए मैंने उससे पूछा, कल ऑल इंडिया रेडियो से मैंने आपकी कहानी सुनी, बहुत अच्छी थी, पढ़ी भी अच्छी गई। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा, यह जानने के लिए मेरा इरादा क्या हो सकता है। उसने प्रभाववश कहा, अजी आप तो आलोचक हैं, नुक्स बताइए। मैंने विश्वास दिलाया कि उसकी कहानी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वह
सचमुच बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका जी नहीं भरा। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। वह एक पतला लंबा चेहरा, ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा माथा, शायद आगे के बाल कम होने के कारण। मुझे एक चेहरे पसंद, ऐसे चेहरे पसंद है, ऐसे लोगों को आप डूब सकते हैं और आपकी डुबकी को वे एक इंजॉय करने जो मजाक की ताकत रखते हैं। कम से कम मेरा ख्याल है मेरे द्वारा की गई प्रशंसा के प्रति उसका संदेह की दृष्टि मुझे बहुत बहुत भाई। कल एक सच्चा लेखक जानता है कि वह कहाँ कमज़ोर है, कि उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, कि उसने कहाँ लीपापोती कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, कि उसे वस्तुतः कहना क्या था और क्या कह गया है, कि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है। यह उसे बेखूबी जानता, क्योंकि वह लेखक सचेत है। सच्चा लेखक अपने खुद को दुश्मन होता है। वह अपनी आत्म शांति को भंग करने से लेखक बना रह सकता है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भी कसता है और आलोचना भी। वह अपनी खुद को सबसे बड़ा आलोचक होता है। बेचारा सर्वक शब्द तत्पर आलोचक यह सब क्या जाने, वह केवल ब्रह्मा प्रभाव की दृष्टि से देखता है। आलोचना साहित्य के दरोगा मानो दरोगापन का बहुत बड़ा कर्तव्य, साहित्य संस्कृति समाज में विश्व ब्रह्मांड के प्रति। लेकिन मुश्किल यह है कि वह जितना ऊंचा उत्तरदायित्व सिर पर ले जाता है, अपने को उतना ही महान अनुभव करता है। वह सच्चा लेखक जितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले जाता है, स्वयं को उतना अधिक तुच्छ अनुभव करता है। उसे अपनी अक्षमता, आत्मीयता साक्षात बोध होता रहता है। ऐसा क्यों? इसलिए वह अपने अभिव्यक्ति की तुलना जी में धड़कने वाले केवल वस्तु सत्य से ही नहीं करता, वरन अपने स्वयं के साक्षात्कार सामर्थ्य की तुलना उस वस्तु सत्य की विशालता से करता है। आत्म सत्य भी कह सकते हैं। और उसे जिसकी धारणा के लिए उसे लगता है कि जितनी आवश्यकता है मना स्थिति उसमें चाहिए, उतनी ही नहीं है। कभी कभी तो उसे केवल आभास संवेदना से ही काम लेना पड़ता है। तब अपनी विषय वस्तु की विशालता और गहराई की तुलना में लेखक अपने को हीन क्यों ना अनुभव करे, जब तक कि वह खूब जानता है कि उसने जो कुछ वस्तुतः संपन्न किया है इसमें भी अच्छा किया जा सकता था। विषय वस्तु के प्रति लेखक का यह संवेदात्मक उत्तरदायित्व उसकी मन शक्ति को किस तरह भंग किए रखता है, यह किसी सच्चे लेखक से ही जाना जा सकता है। मैंने उस दबले पतले चेहरे के संदेह भाव को देखा और बात पलटने की दृष्टि से कहा, यह जरूर है कि आपकी कहानी बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक थी। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मनोवैज्ञानिक ना होती तो क्या होती? मन में ही घुले और घुटने रहने के सिवा और क्या है जिंदगी में। मैंने उससे असहमति की प्रकट करना चाहिए। मैंने पूछा, क्या आप कुंठा में को मनोवैज्ञानिकता की जननी मानते? कुंठा में नहीं समझता। उसने जवाब दिया, हर जमाने में गरीबों की मुश्किल रही है, हर जमाने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला है, बहुत विशाल श्रेणी का भारतीय जनता का मेहनत कश का। वह आगे कहता है, पिछला कौन सा ऐसा युग था जिसमें कुंठा न रही? और फिर कुंठा का मतलब क्या है? उसने समझाते हुए कहा, कुंठा का आधिपत्य तो तब तक समझना चाहिए जब कुंठा के बुनियादी कारणों को दूर करने की बेसब्री और विक्षोभ न हो। हाँ, कुंठा का अगर फ्रॉइडियन साइकोएनालिस्टिक मतलब लिया जाए तो दैनिक जीवन के कंठावरोध में उसका कोई संबंध नहीं है। कुंठा शब्द फ्राइडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। वह दुबला पतला चेहरा मेरे सामने उठावदार और उभारदार हो गया। उसने भव्य गरिमा प्रतिबिंबित होती है। मुझे लगा उसका दिमाग खुद ब खुद सोचता है। उस व्यक्ति में मेरी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई। मैं उसके विचारों को आदरपूर्वक सुनने लगा। उसने मुझे बोलने का अवसर न देते हुए कहा, मैं तो सिर्फ अकारत मेहनत पर, उस मेहनत पर जो अपना पेट भी नहीं भर सकता था, उस मेहनत पर जो बहुत सज्जन है, उस सहनशील श्रम पर लिखने वाला हूँ। उस श्रम का चित्रण करना चाहता हूँ जिसका बदला कभी नहीं मिलता और जिसे आए दिन आत्मबलिदान और त्याग की नसीहत दी जाती है। मैं उस भयानक मशीन का चित्रण करने वाली कहानी नहीं बल्कि उपन्यास लिखने वाला हूँ, जिसमें हर आदमी वह नहीं है जो वह वस्तुतः है या होना चाहिए। उसमें मशीन का दोष नहीं, मशीन चलने वालों का गुरुतर अपराध है। इस मशीन की लोहे नालियों में पड़े हुए मानवीय श्रम का मैं चित्रण करना चाहता हूँ। कहिए आंट का क्या ख्याल है, कि आपका क्या ख्याल है इसमें? मैंने 2.5 मिनट तक जैसे सांस ही नहीं ली। उसने भाव विचार ने न केवल मुझे प्रभावित किया था वरन दिमाग पर दबाव डाल दिया था। मेरे सिर पर वजन हो गया था। मैं इसका जवाब क्या दूं?
मैंने धीरे से धीरे कहा, ज़रूर चित्रण कीजिए, ज़रूर लिखिए, क्यों, लेकिन आप चुप हो गए। मैंने कहा, चुप नहीं, सोच रहा हूँ कि सिर्फ बड़ी थीम विषय उठाने से काम नहीं चलता। यह ज़रूरी कि सिर्फ उतना ही अंश उठाया जाए जिसके मन पर अत्यधिक आघात हुआ हो। बड़ी भारी बिल्डिंग खड़ी करने की बजाय छोटी सी कुटिया खड़ी कर दी जाए, अधिक अधिक लग होगा। उसने कहा, सही, आसमान की चित्रण सदे न सदे सामने के मेले में डबरे में सूरज के बिंब का चित्रण करना चाहिए, डबरे में सूरज के बिंब का चित्रण करना चाहिए। शायद वह मेरे जीवन के सत्य अधिक निकट होगा, उतना चित्रण उसने मुझे सक भी जाए। उसने व्यक्ति के इस वचन से आत्म दया की हल्की सी गूंज मुझे सुनाई दी। मैंने बेरुखी का, इस आत्मदया की जरूरत नहीं है। एक सच्चे आर्टिस्ट के संघर्ष बहुत घुमावदार होते हैं। हाँ, लेकिन आपकी इमेज बहुत अच्छी है। सब लोग ऐसे ही डबरे हैं जो अपने भीतर सूरज का प्रतिबिंब धारण किए हुए हैं। पूरा वस्तु सत्य इस इमेज में आ गया है, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। हमारा परिश्रम भी तो थोड़ा नहीं है, हमारी सांस भी तो उखड़ी उखड़ी है। डबरे हुए तो क्या हुआ है, तो प्रकृति जन्य। एकाएक जैसे मैंने उसकी कमजोरी रग पकड़ ली। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। जब सिर्फ सीना तान कर लोग खोटा माल खपा देते हैं और प्रभाववादी होने के बाद हर मामूली को गैर मामूली बनाकर दुनिया के सामने उसे पेश करते हैं, तो जो चीज़ सही है उसे सच्ची है वह क्यों ना ऐठे। मैंने उससे कहा, आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं, स्वयं सच्चाई है, क्योंकि वह ऐठती नहीं, जनता के साथ लेकर चलती नहीं। आजकल के ज़माने में वह आउट ऑफ डेट थी, इसलिए सत्य जरा युद्ध बने, वीर बने, तब वह थक जा सकता है, चल सकता है, बिक सकता है। वह और भी अप्रतिभ हो गया, किंतु उसके चेहरे के भीतर की खुशी को ज्यादा उजाला लाने के लिए मैंने उससे कहा, बोल्डनेस हैज जीनियस मीन्स अद्वितीय अपनी प्रतिभा है। वह छोटे से वाक्य हैं, ये गेटे का वाक्य है। मैंने इसे उल्टा करके पढ़ता हूँ। मेरे कीमती कपड़ों के ठाठ ने मुझे कुछ उत्साहित तो कर ही दिया था, लेकिन क्या मैं सच में कह रहा हूँ? जो हो, हम दोनों जब विदा हुए बहुत दोस्त बनकर विदा हुए। अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है डबरे पर सूरज। अब आता है हाशिए पर कुछ नोट्स, ये दूसरा टॉपिक आ जाता है। इसके बारे में गजानन माधव मुक्तिबोध क्या लिखते हैं वह जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हाशिए पर कुछ नोट्स। बहुत समय तक मैं कलम लिए बैठा रहा, विमूढ़ और खोया ऐसा समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या लिखूं और लिखने से पहले क्या सोचूं। जरा इस स्थिति पर गौर फरमाइए। यह एक अजीब चीज़ है, ऐसी क्या लिखना है कि यह मालूम है, लेकिन यह कलम से उतरता नहीं। कमरे में दरवाजे पर गुजरे हुए व्यक्ति अंदर देख पड़ते हैं, किंतु भीतर आने का साहस नहीं करते। भीतर वाले उन्हें अंदर बुलाते नहीं, शायद उन्हें कमरे में न आना हो तो उसी प्रकार विचार के कमरे के दरवाजे में झांके जाते, अंदर क्या है ये अंदाज से टरोला जाए तो, लेकिन भीतर आना या तो पसंद नहीं करते या उन्हें वैसा साहस नहीं होता। मैं भी उन अड़ियल विचारों के अंदर आने का विशेष आमंत्रण नहीं देता, किंतु उन विचारों की सूरतें देखकर मुझे एक नए गुजरे जमाने की याद आ गई, जब मैं कॉलेज का एक लड़का हुआ करता था। तब एक महान व्यक्ति से मेरा स्नेह हो गया। वह सचमुच का था या झूठ मूठ का मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सही है कि मेरे दिमाग में एक ख्याली नशीली धुन जमी रहती है। अब हुआते एक बात यूं पैदा हुई कि उसने मुझे काफ़ी झमेले में डाल दिया। वह ये कि उसके व्यक्तित्व की चंद बातें, कुछ ख्यालात, कुछ रवैयात, कुछ तर्ज़ो अंदाज, कुछ तौर तरीके मुझे पसंद नहीं आए। जहाँ तक दूसरे व्यक्ति का प्रश्न कि मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं अपनी पसंदगी को एक मानदंड या तुलना का उच्च प्रदान करूं। पसंदगी में कसौटी नहीं मानता, उस कसौटी के रूप देने मुझे न अब इच्छा थी न अब। दूसरे शब्दों में, क्या मैं अपनी प्रतिक्रियाओं के सहीपन पर विश्वास करके उस व्यक्तित्व को शौ जैसी आंखों से देखते हुए व्यक्तित्व का विश्लेषण करके विश्लेषित अंकों को पुनः एक बार इकट्ठा कर उन्हें विद्रूप के एक नए पैटर्न के नए ढांचे में ढाल दूं, या दांते की भांति उसे छाया को उद्धारक आत्मा के रूप में बिएट्रिस
बनाकर जगमगाते हुए आदर्श रूप में उपस्थित करते हुए स्वयं स्वर्ग और नरक की हवा खाता रहूं। संक्षेप में मैं आलोचनात्मक भावना को प्रधान मान किसी तटस्थ बौद्धिक टीले पर खड़े होकर दुनिया को देखूं या स्नेह के भीतर पाए जाने वाले सहज विश्वास को किसी विशाल श्रद्धा का रूप देकर जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त कर सकूं। आज से कई साल पहले मेरे एक मित्र ने यह प्रश्न उठाया था कि भावना में निश्चल ही एक सूक्ष्म दृष्टि होती और मैं समझता हूँ ये वह दृष्टि उस मित्र में थी। मुझे बुझे हुए ज्वालामुखियों वाले व्यक्तित्व कीर्ति की पेंशन लेते हुए भले ही अपने को धन्य मानते रहें, छोटी सी एक सजग चिंगारी उस बुझे ज्वालामुखी के निसंदेह बड़ी तो है, वह उसे चुनौती भी देती है। तो उस मित्र ने उस श्रद्धे किंतु मुझे ज्वालामुखी का एक ऐसा विद्रूप चित्रण किया कि मैं हैरत में रह गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारे आवेग से लगता है कि तुम उन्हें बहुत चाहते हो। मैंने कहा, बिल्कुल यही मेरी मुश्किल है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं उनके व्यक्तित्व के हर एक पहलू को सहज भाव से पहचान जाता हूँ, इसलिए उन पर मुझे अधिकार जताने की भावना होती है। निर्धारक उस व्यक्ति में कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसा सम्मोहन और कुछ इतनी ऊष्मा है कि मन में उनके चारों ओर मंडराता है। लगता है कि बस हमेशा उनके साथ रह जाए और कोई ऐसी विसंगत बात न की जाए जो हमारे संबंधों में झोल डालती हो। मन करता है कि उनकी कोई बड़ा काम कर दिया जाए, अपने हाथ से उनके लिए कुछ तो अच्छा हो, लेकिन इस भावना के बावजूद मन उनका होकर नहीं रह सकता, इसलिए कि आकर्षण की किरण चातुर्दिक प्रसारित होते हुए भी उस व्यक्ति के भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खोट कह सकते हैं। वह सारल्य और भोलापन तो उसमें है ही नहीं। उसके विपरीत हर इच्छित कार्य या चाल को नियोजित ठहराने के लिए भाव विचारों को मायावी निर्जाल तानने का उसका कुछ इतना बड़ा मादा है कि लगता है कि उसके आसपास जो तमाम मित्र मंडली जमा रहती है वह उसकी सक्रिय दलाली के सिवा कुछ नहीं करती, और वह दलाली काहे की एक नितांत प्रतिक्रियावादी राजनीति का एक अत्यंत कठोर स्वार्थ की एक शिलावत भाव की जिसका संबंध सिर्फ मैं से है। मेरे मित्र के चेहरे पर पता चलता कि वह उस व्यक्ति की बहुत सी अंदरूनी बातें जानता है, बहुत से ऐसे विचित्र तथ्य उसके पास हैं जिन्हें वह कभी जबान पर नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को इतना चाहता कि अगर वह उसकी तारीफ करने पर उतर आए तो एक मर्मी कवि की भांति पूरा व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत करता। स्पष्ट है कि सामने बैठे हुए मेरे मित्र एक एम्बिलेंस, एक दुमुहापन है उसने जिसको अत्यंत हार्दिक रूप से चाहा, उसी का परित्याग करने पर वह मजबूर है। इस एम्बिवेलेंस में शिकार मैंने काफ़ी लोग देखे हैं। वे एक ही व्यक्ति हैं जो तीव्र स्नेह और घृणा एक साथ करते हैं। उनके घृणा और स्नेह दोनों में एक घनिष्ठता है, किंतु यह घनिष्ठता इतनी तीव्र होती कि एक दूसरे के प्रति विराग का छद्म भाव ओढ़ने के लिए मजबूर रहता है। इस समय मेरे मित्र का चेहरा कटु और कठोर हो रहा था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसके मित्र का नाम धाम पूछ सकूं। उसके मित्र का नाम धाम पूछूं, मैं उसके परम श्रद्धेय हैं, वह उन्हें लात मार सकता है, मैं नहीं। कि तो इतना ही सही है कि श्रद्धेय की आलोचना करना भारतीय संस्कार के इतने विपरीत है कि कुछ मत पूछिए। हम अपने मन की सज्जनता के भीतर के आलोचक के अधिक प्रतिष्ठित बनाए रखते हैं। यह कितनी बड़ी आत्मवंचना है, इस आत्मवंचना का कोई पार नहीं। क्योंकि यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती। वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र एक भाववेशी होती है, और दिल की किमिया गर उस भाववेशी पर बनावटी आंखें जड़ देता है। उसकी किमियागारी इतनी भयानक होती कि वह हमारी सूरत बंदर जैसी बना देती, जबकि हम खुद अपनी समझ की गिरफ्त में रहते हैं कि हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मतलब यह है कि मेरा ख्याल कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज़ है। एक ख्याल बिल्कुल गलत है कि आलोचना का संबंध बुद्धि से और श्रद्धा की हृदय से होता है। मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं बुद्धि से उत्पन्न होती, और उसी मार्क्सवादी की बहुतेरी आलोचना अंधी भावना से प्रेरित है। क्योंकि इस सिलसिले में यह भी कह दूं कि किसी भी व्यक्ति पर एक तरफा श्रद्धा गलत है, चाहे वे अपने माता हो या पिता। पहले वे मनुष्य हैं, उसका अपना चरित्र है। इस चरित्र को देखने के लिए आवश्यक निर्मल तटस्थ भाव हमें चाहिए। मैंने उसके सामने ये बातें रखी। उसने दुखी होकर मेरी तरफ देखा।
उसने बताया कि हृदय का व्यापार सभी जगह है, युद्ध, ऑपरेशन थिएटर और प्रेम प्रसंग, इन सभी जगह उसका संबंध है। इस समस्या को जरा आप समझिए। इस पूरे प्रश्न के पीछे एक विशेष प्रकार का भावुकता है, उस आप दार्शनिक भावुकता कह सकते हैं। मैं उस व्यक्ति में व्यक्ति नहीं, मैं उस व्यक्ति में व्यक्ति नहीं, किसी गुण, शक्ति या सत्ता का दर्शन कर रहा हूँ। इसी से वह व्यक्ति मुझे प्रिय है, किंतु ज्यों ही उस गुण शक्ति को मैं खंडित होते देखूंगा, मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूंगा और उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगी फला ने जब अब तक मेरा भक्ता मेरे यहाँ आना क्यों छोड़ दिया। उसने कहा मैं मानता हूं कि वह एक सब्जेक्टिव आत्मग्रस्त रवैया, किंतु यह कितना खूबसूरत है। मित्र के व्यक्तित्व के गुणों की अपेक्षा किए बिना मैं कैसे रह सकता हूं। उसने उन गुणों को जो पूरा मनोहर समुदाय है, वह यदि ना हो तो बताइए मित्रता मोहित कैसे हो, उसमें फिर ललक कैसे पैदा हो। यदि एक दूसरे के गुणों की अपेक्षा ना हो तो मित्रता रह नहीं सकती, और चाहे जो हो एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता ही है। वह अपने प्रिय के पूरे व्यक्तित्व को आकलन ग्रहण कर टिकी हुई है। मैं उस दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूं जिसे आप सिर्फ सामाजिक अर्थ लेते हैं। मैंने कहा यह सब सही है, लेकिन भय तो यह है कि कहीं उसने गुणों को आकलन की आड़ में अपनी पसंदगी और उस यथार्थ पर नहीं थोप रहे हो। मानव यथार्थ का ताना बाना बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। हमें उस यथार्थ के सिर्फ विश्लेषण करके छोड़ देना चाहिए। यदि वह विश्लेषण हमारे अनुकूल न निकले तो दुखी होने की जरूरत नहीं, और सचमुच अनुकूल निकले तो बात ही क्या। वाह वाह, मित्र ने कहा, यह बात हम नहीं मानते। यदि हमारे हृदय के संबंध है तो हम उनके आधार पर इतना तो कहेंगे ही कि तुम्हारी फलां बात पसंद नहीं और फलां बात पसंद है, और हम चाहते हैं जो बातें हमें पसंद हैं तुम्हें वह नहीं है, तुम्हें वह हो ही नहीं। अगर किसी पराये आदमी के संबंध में वह बात होती तो बात अलग थी। मैंने कहा यह तो ठीक है, किंतु जो मित्र आपकी श्रद्धे हैं उनसे दूरी तो आप बनाए रखते हैं। एक और स्नेह और दूसरी ओर दूरी, इस झंझट में सब गड़बड़ हो जाता है। उसने खुश होकर अब तुमने नस पर हार रख दिया। मित्र की घनिष्ठ संपर्क के अलावा उसने जो हमने दूरी कायम करके रखी थी, तो उस दूरी के थूकर जंगल में सब पाप छाएं इकट्ठी हो जाती। ठीक है ना ये? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति की हम आलोचना करनी है तो पहले उस अपने घनिष्ठ विश्वास में लेकर फिर उसे धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ ले जाना चाहिए जहां हमें अपने विश्वास की बात करनी है। मैंने कहा मर्मी आलोचना चाहे जितनी निष्पक्ष और बेलाग दिखाई दे, ऊपर से चाहे जितनी कठोर और खुरदरी, अंततः उसे एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है। और यह है कि मनुष्य सुधार किया जा सकता है यह है कि मनुष्य अपनी सीमा और कमजोरी के ऊपर उठ सकता है। वह ऊपर उठकर उस विशाल उच्चतर क्षेत्र का भागी हो सकता है जिसे हम संस्कृति, विज्ञान, साहित्य या दर्शन अथवा अध्यात्म का क्षेत्र कहते हैं। श्रद्धा व्यक्ति विशेष पर श्रद्धा नहीं है, किंतु उसके सुषुप्ति या जागृत समर्थन पर श्रद्धा है कि यदि वह चाहे तो उसे अपने कंधों पर चढ़ सकता है। मतलब यह है कि इस बुनियादी श्रद्धा का फलस्वरूप इतना सारा साहित्य लिखा गया है। मेरे मित्र ने विश्वास और संशय दोनों से समन्वित भाव से मेरी तरफ देखा और कहा, ये सब थ्योरी की बातें हैं, अपनी जगह सही है, किंतु उसका महत्व तो अमल में लाने की है, और अमल में लाने जाने की प्रक्रिया में अमल में लाने वाले की सारी बुराइयां, सीमाएं और कमजोरियां इतनी अधिक प्रकट होती हैं कि कार्य में कर्ता के दादगार छाप से जिसके प्रति कार्य किया गया है वह व्यक्ति बौखला उठता है। वह व्यक्ति उस आलोचना पर फिर विश्वास नहीं कर पाता। इस बात को सुनकर हम दोनों को हंसी आ गई। बात बिल्कुल माकूल है, सही है। आलोचना का कार्य वस्तुतः सिद्धांत के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। मैंने उससे कहा, इसलिए कहता हूँ कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम 25-30% हाशिया छोड़ दें। अगर हम हैं के बदले हो सकता है, संभव है, कदाचित यह भी हो, इस तौर से बात करें और मानव ज्ञान और अपने स्वयं ज्ञान की साक्षात सीमाएं प्रत्येक ध्यान में रख उतना मार्जिन अपने को और दूसरों को प्रदान करें।
तो भौतोरे हृदय दाह समाप्त हो जाए और हार्दिक तथा वैचारिक आदान प्रदान अधिक सुगम या सरल हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने अपने मित्र की आंखों की तरफ देखा, मुझे लगा कि वह मुझसे सहमत है। तो यहाँ पर ये पार्ट समाप्त हो रहा है। इसके आगे हम अगले पार्ट में मिलेंगे बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। हमने पार्ट 4 में डबरे पर सूरज का बिंब तथा हाशिए पर कुछ नोट्स ये पढ़ लिए हैं। इससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो हमारा 5 नंबर का होगा। जब तक फिर हम अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।